चैट में. Okay, ठीक है, perfect. Okay, my name is Tuba Mir और मैं प्रोग्रामिंग लीड हूँ GDG इस्लामाबाद कैंपस में. So आज हमारे पास वहाँ कैंपस से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं. बेसिकली हमारा सेकंड सेशन है और ये हम सी लैंग्वेज कवर कर रहे हैं. इट्स एसेंशियली बिगिनर्स के लिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है और उन्हें अपनी थोड़ी सी बेस बनानी है. So अच्छा, जस्ट सम ग्राउंड रूल्स. सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर चैट में मैसेज करना है. एंड पे सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं. एंड पे हमारा क्वेश्चन सेशन भी होता है. अगर आपके साथ साथ कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो फिर आप चैट में मैसेज कर देना. ओके, ये एक्चुअली कल का थोड़ा सा रिकैप है फॉर ऑल द न्यू कमर्स. हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था कि हम सी पर क्यों रहे हैं. आउट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस जो हम चूज कर सकते थे बिगिनर्स को पढ़ाने के लिए, हमने सी ही क्यों किया. सो उसको डिस्कस करने से पहले हमने थोड़ा सा सीखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क होता है. एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज बिल्कुल इनके बीच में आ जाती है. इट्स अ मिडल लैंग्वेज और इसकी अच्छी बात ये होती है, सी का फ़ायदा ये होता है कि ये हार्डवेयर के करीब भी होती है और ह्यूमन रीडेबल भी होती है. तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स आ जाते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स आ जाते हैं और इसलिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहती है. लाइक पाइथन और जावा भी अच्छे होते हैं लेकिन वो हार्डवेयर से दूर होते हैं. आपको सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है ये समझ नहीं आता. और सी में आपको मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स और डाटा कंट्रोल का पूरा आइडिया मिल जाता है. तो ये सब कुछ हमने एक्सटेंसिवली कल डिस्कस किया था. फिर हमने बात की थी कि सी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है. हमने बात की थी कि जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी में लिखा हुआ था. जो डाटाबेस MySQL वो भी सी में लिखी गई थी और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी में लिखा गया था. उसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, C++, पाइथन, ये सब, इन सारों की फाउंडेशन सी से आई थी. एंड मैंने कल ये भी शेयर किया था कि अगर आपने सी सीख ली है तो आप समझो कि आपने C++ भी 70% सीख ली है और C# भी, क्योंकि ये सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं. और अगर आप सी अच्छी तरह से सीख लो, दीज बिकम ईजी फॉर यू. ओके, सबसे ज़रूरी बात, आपने जो कोड लिखना है सी में वो कहाँ लिखना है. तो कल मैंने बात की थी कि आप लोग ये IDE डाउनलोड कर लो. इसकी प्रॉपर डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन की जाती है, कोड ब्लॉक्स. बट दिस इज़ वेरी पावरफुल. इसमें आपको सी का भी मिल जाता है और C++ का भी मिल जाता है. अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं की तो फिर एक दूसरा जो ऑप्शन है, दैट्स प्रोग्रामिज़ C ऑनलाइन कंपाइलर. इसके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए होगी. ये बस आप इंटरनेट पे सर्च अप कर लो प्रोग्रामिज़ C ऑनलाइन कंपाइलर एंड you'll be able to access it. But of course this is not as powerful as a real IDE. ये बस अभी temporary, फिलहाल अगर आपको कुछ चाहिए सी के लिए तो आप फिलहाल ये यूज़ कर लो. ओके, फिर हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या क्या है, सी में क्या क्या आता है. सो ये एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है. इसमें से हमने लाइन बाय लाइन इसको कल डिस्कस किया था डिटेल में. ये जो सबसे पहली लाइन होती है ये डॉक्यूमेंटेशन होती है और ये ऑप्शनल होती है. इसको हम बेसिकली कमेंट से शुरू करते हैं. कमेंट का सिंबल सी में ये होता है 2 स्लैशेस. और अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो हम ऐसे करते हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज इट इज़ इन जावा. फिर हमने अगली लाइन का जो बात की थी, ये हेडर फाइल्स होती हैं. These are important क्योंकि ये हमें different functionalities देती हैं प्रोग्राम में. These are basically pre-built blocks of code जो कि बैक एंड को, कंपाइलर को समझा रही होती हैं कि इन कीवर्ड्स का क्या मतलब है. तो हमने बात की थी कि ये जो है stdio.h, this means standard input output. और इसको अगर हम नहीं लिखेंगे प्रोग्राम के टॉप पे तो फिर हम नीचे इस तरह के फंक्शंस जैसे कि printf नहीं यूज़ कर सकेंगे. सिमिलरली हमने इसके अलावा, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने बस 3-4 डिस्कस किए थे. ये हमने कर लिया है. math.h की भी एक लाइब्रेरी होती है, string.h की भी होती है, stdlib. ये सारे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे प्रोग्राम में. बट विदाउट दीज हेडर फाइल्स फिर आप सी में प्रोग्राम नहीं, इस तरह के फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते. फिर हमने बात की थी int main. int main इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम. इसको बेसिकली ये मैंडेटरी होता है. ये नहीं होगा तो सी प्रोग्राम आपका नहीं होगा. int main और साथ ये कर्ली ब्रैकेट्स लिख देते हैं और इसके अंदर जो भी होगा ना, जो भी हमने एक्सिक्यूट करवाना होगा वो इसके अंदर हम लिखेंगे. सो int main का हो गया. एंड उसके बाद ये printf स्टेटमेंट, व्हेन यू वांट टू शो आउटपुट
you write printf statement. उसका हमने syntax भी discuss कर लिया था. आप printf लिखते हो, उसके बाद आप brackets लिखते हो, अंदर quotations आती हैं, जो भी आपने लिखना है आप इधर लिख देते हो, एंड के लिए आप सेमीकोलन डालते हो. जस्ट लाइक जावा, इधर भी आपको हर लाइन सेमीकोलन के साथ एंड करनी पड़ती है. एंड देन हमने डिस्कस किया था आखिरी लाइन रिटर्न 0. ये बेसिकली हर फंक्शन का कोई ना कोई रिटर्न लाइन होता है. तो इंट मेन भी एक फंक्शन है, फंक्शन को ये रिटर्न कर रहा है 0, विच मीन्स कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भेज रहा है 0. ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा है कि ये जो ऊपर सारा प्रोग्राम था ये सही चल चुका है. एंड दैट्स व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज. ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था. आई एम जस्ट रिवाइजिंग जो इतने ज़्यादा नेल हो गए हैं आज. अच्छा, और फिर ये प्रोग्राम जब एक्सिक्यूट होता है, जब रन होता है, इट आउटपुट्स हेलो वर्ल्ड ऑन टू द कंसोल. अच्छा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी आई थिंक इधर जावा पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, बट इधर मैं सी पढ़ा रही हूँ. तो उसमें यह है कि ऑल्दो जावा इज़ अ गुड लैंग्वेज, वो बिगिनर्स के लिए इतनी प्रेफर्ड नहीं होती. चैट में क्वेश्चन आया, रिटर्न का मकसद क्या है, लाइक व्हाट डज इट मीन रिटर्न? इट मीन्स इट्स रिटर्निंग ए वैल्यू 0. ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके भेज देता है 0 वैल्यू. ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 मिल जाता है, उसको पता चल जाता है कि ठीक है ये प्रोग्राम सही चला है. यू गाइज नो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड जीरोज एंड वंस. जब उसको 0 मिल जाता है उसको समझ आ जाती है कि ठीक है तो कोई मसला नहीं है. वरना अगर कोई एरर होता तो उसको 1 मिलता. हम हमेशा एंड पे रिटर्न 0 ही लिखते हैं, सिग्नल करने के लिए कि ये जो पूरा मेन फंक्शन था, ये जो पूरा ब्लॉक था, ये सही चल चुका है. ओके, कमिंग बैक टू दिस. अच्छा गाइज, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस इन द चैट. ठीक है, मैंने साथ साथ चैट खोली हुई है तो मैं साथ साथ देख लेती हूँ क्या क्या पूछ रहे हो आप लोग. इसके लिए वी डिस्कस कि सी इज़ मच बेटर फॉर बिगिनर्स, क्योंकि इसके लिए आपको इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है. एंड कंपेयर दैट टू सी. सी इज़ सो क्विक, सो सिंपल. आपने इसमें सिर्फ इंट मेन का फंक्शन लिखा है और उसमें स्टेटमेंट्स लिखी हैं. व्हेयरएज इधर देखो आपको क्लास भी बनानी पड़ रही है, इधर ये काम भी चल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, बहुत लंबे लंबे काम चल रहे हैं. तो सी इज़ नॉट ओनली ईजियर एंड फास्टर फॉर अस टू राइट, लेकिन ये एक्सिक्यूट भी ज़्यादा तेज़ होती है. दिस इज़ मोर फास्ट, इट्स मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइल होती है. सो वी सेड अगेन एंड अगेन कि सी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है. सो पहले इसका डॉट सी फाइल बनती है, फिर कंपाइलर के थ्रू जाता है, फिर इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, एंड देन इट टर्न्स इनटू एन एक्सिक्यूटेबल फाइल जो कि मशीन को समझ आती है. एंड देन हमने प्रिंटफ फंक्शन की भी बात की थी कि प्रिंटफ फंक्शन को जब हम इस तरह से लिखते हैं, यू नोटिस कि ये जो आउटपुट आ रही है इसके दरमियान में, इवन तो हमने यहाँ तो अगली लाइन की स्पेस दी हुई है, हेलो वर्ल्ड हम पहली लाइन पे प्रिंट कर रहे हैं, फिर हैव अ गुड डे हम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट में आ रहा है वो सारा इस तरह से जुड़ के आ रहा है. तो अगर हमने स्पेस देनी हो, एक न्यू लाइन देनी हो, तो हम न्यू लाइन का कैरेक्टर यूज़ करते हैं. और ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जावा में होता है. हम इधर न्यू लाइन लिख देते हैं, सो इट नोज के अगली लाइन पे प्रिंट करना है. एंड देन न्यू लाइन के अलावा और भी एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं. हमने टैब डिस्कस किया था, बैकस्लैश एंड डबल कोट कैरेक्टर डिस्कस किया था कल. ओके, अब हम आज पे आ रहे हैं सेशन पे. आज हमने फंडामेंटल्स ऑफ सी पढ़ना है. इसमें हमने डाटा टाइप्स कवर करनी है, कौन कौन सी होती हैं. हमने वेरिएबल्स डिस्कस करने हैं, कॉन्स्टेंट्स, एंड हाउ टू टेक यूजर इनपुट. इसको हम काफ़ी डिटेल से करेंगे ताकि आपके बेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट सेम होते हैं. एंड जो अगला लेसन है जो कल रात होगा संडे, उसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स करेंगे, लूप्स करेंगे, एंड सी में एक चीज़ होती है स्विच पढ़ेंगे. एंड दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इस पर हम काफ़ी टाइम लगा के इसको आराम आराम से पढ़ेंगे कल. चैट में देयर इज अ क्वेश्चन. सो इस लैंग्वेज में कोई क्लास मेथड वगैरह कुछ नहीं है. सी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो सी प्लस प्लस होता है. लेकिन अगर आप सी सीख लो तो लाइक आई सेड सी प्लस प्लस इज बेसिकली मतलब 70% डन. सी प्लस प्लस सीखनी उसके बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. ओके, सबसे पहला काम, आई एम गिविंग यू गाइज 2 minutes. आप लोग सब ये ऑनलाइन कंपाइलर अपने पास खोल के रख लो अभी. इट्स जस्ट अ क्विक गूगल सर्च. ये सबसे पहला काम है हमारा. जब खोलोगे ना, सो इट विल लुक लाइक दिस. जब सब लोग खोल दें, सो सेंड अ थम्स अप इन द चैट.
ओके ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने खोल लिया, ठीक है. सो आज का सबसे पहला टॉपिक इज वेरिएबल्स इन सी. वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज. वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं? जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, लेट्स जस्ट से अगर ये लेट्स जस्ट से कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है, इसमें हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है. सो जैसे घरों के एड्रेस होते हैं, लाइक हमारे घरों का भी होता है ना, सारे घरों का एक एक यूनिक एड्रेस होता है, इसी तरह से मेमोरी का भी एड्रेस होते हैं. लेकिन इनके नाम काफ़ी लंबे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल फॉर्म में अगर मैं कुछ लिखूं, ये लेट्स से इस मेमोरी लोकेशन का नाम है, और फिर इसके आगे इसका एक और नाम होगा, इसका एक और नाम होगा. ये काफ़ी लंबे नाम होते हैं एंड देयर टू कंफ्यूजिंग फॉर अस ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड. सो इसलिए हम अपने आप के लिए आसानी करने के लिए हम इस मेमोरी की जगह को एक नाम दे देते हैं. इसमें हम जो नाम देते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. इससे ये होता है कि अब हमें जब भी ये मेमोरी की जगह को एड्रेस करना है, हमें ये पूरा लंबा सा कोड नहीं लिखना है. इस हेक्साडेसिमल कोड को हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ जो अपने वेरिएबल का नाम लिखा होता है वो यूज़ करना है. और इस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू जैसे नंबर, लेटर या कैरेक्टर स्टोर कर देते हैं. लाइक अगर मैंने इसमें 3 स्टोर करना हो तो 3 जाके इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा. लेकिन मैं 3 इस वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ. मैं 3 इस लंबी वाले कोड, मुझे ये नहीं लिखना पड़ रहा कि 3 को जाके इसमें स्टोर करो, इस हेक्साडेसिमल कोड को. आई एम जस्ट गोइंग टू से सिंपली कि 3 को इस वेरिएबल के नाम में स्टोर कर दो. So that's the concept of variables. Variables हम इसलिए यूज करते हैं. Just think of them as containers for storing data values. In C there are different types of variables. होते बहुत ज़्यादा हैं, अभी मैं सिर्फ 3 समझा रही हूँ. इसके अलावा बहुत ज़्यादा होते हैं. Basically सबसे पहले int आता है. int is probably the most common used. int is short for integer. और इसमें हम किस तरह की डाटा वैल्यू स्टोर करवाते हैं? whole numbers. So जैसे हमारे पास आ गया 2, 3, 7, जो भी होल नंबर है वो हमने int में स्टोर करना है. फिर हमारे पास float आता है. Float is for decimal numbers. जो भी हमारी decimal number value होगी वो हम float में स्टोर करेंगे. Decimal numbers में 2.00, 3.12 ऐसे जितने भी decimal numbers होते हैं. Char means single character. So जैसे हमारे पास A आ गया, B आ गया, डॉलर साइन आ गया, उस तरह के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना वो 4 डाटा टाइप में स्टोर होते हैं. एंड इफ़ यू नोटिस तो मैंने इनको सिंगल ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हुआ है. ये 4 का एक रूल होता है कि जब भी आप कैरेक्टर लिखो सी में, आपने उसके साथ सिंगल कोटेशन मार्क ये सिंगल यूज़ करना होता है. नोटिस मैंने इधर नहीं यूज़ किया, इधर भी यूज़ नहीं किया. सो दीज आर 3 अभी जो आपने ज़हन में रखने हैं: इंट, फ्लोट एंड चार. So let's talk about syntax. जब आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है उसका जनरल सिंटैक्स ही होता है. सबसे पहले हम उसका डाटा टाइप लिखते हैं. एंड डाटा टाइप्स मैंने अभी जो डिस्कस किए हैं, इंट, फ्लोट, चार, ये हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि अभी जो मेरे पास ये आने लगा है वैल्यू, ये किस डाटा टाइप का है. उसके बाद हम वेरिएबल नेम करते हैं. ये वी कैन कस्टमाइज दिस टू एनीथिंग वी वांट. जो आपका दिल रखता है आप रख दो. इसमें हमने लिखा है ए, इंट ए. एंड देन लास्टली हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं. इसमें हमने 10 किया है. इसका मतलब है जो वो मेमोरी में वो जगह है जिसका हमने नाम ए रखा हुआ है उसमें 10 स्टोर हो गया जाके. सो दैट्स द सिंटैक्स फॉर हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी. ओके, अब आप लोग सब ये एक दफ़ा ट्राई करो and send its answer in the chat. ये सब लोग ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सही है या गलत है. just give it a try. This is a hint कि कैसे होना चाहिए. int a is equal to 10. अब इधर भी मैं यही पूछ रही हूँ, थोड़ा सा बस चेंज किया स्टेटमेंट को. गाइस किसी ने भी ट्राई नहीं करना. It's really not that hard.
कोई एक बंदा तो ट्राई कर ले. int my num is equal to 15. Okay, अल्तमश खान ने सबसे पहले जवाब दिया. Okay, thank you. And yes, दोनों का सही है. So int सबसे पहले data type, फिर my num, name, फिर जो हमने वैल्यू असाइन करनी है. एंड लाइक आई सेड हम हमेशा सेमीकोलन से एंड करते हैं. सो ये याद रखना है, डाटा टाइप, नेम और वैल्यू. एंड बाय द वे जो ये इक्वल साइन है इसको प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. एंड दैट जस्ट मीन्स कि हम 15 को इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं. दैट्स इट. इसका मतलब है कि 15 अब माय नम में स्टोर होगा. यस, सारे सही भेज रहे हैं. अच्छा, अनदर थिंग जो आप लोगों की चैट्स को देख के आई नो कि जब टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाता है, लेकिन ये इंट नहीं होता. इसको हमेशा छोटे आई से लिखना होता है. सी इज केस सेंसिटिव कीवर्ड्स के मामले में, तो इसका ध्यान रखना है. हमेशा इसको लोअर केस में लिखना है, छोटा आई एंड टी. ओके, अनदर थिंग आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और उसके बाद अगली लाइन में आप जाके उसको असाइनमेंट कर दो कि इसमें वैल्यू कौन सी आएगी. और इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन. शाहज़ैन, where will we find recorded session? शाहज़ैन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप अभी पूछ लो, और अगर आपने लाइक क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये होता है कि देन इट विल जस्ट बी लाइक अ यूट्यूब वीडियो ना. अगर आपने रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो इससे बेहतर आप यूट्यूब वीडियो ही खोल के देख लो. हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे तो, और अपलोड भी होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड एनीथिंग, इट्स बेटर टू आस्क व्हाइल दिस इज बीइंग डन लाइव. ओके, डेक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन का जो मैं डिफरेंस बता रही थी, उसमें डेक्लेरेशन ये होता है कि दिस जस्ट मीन्स कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल का नेम एंड टाइप. हम कंपाइलर को ये बता देते हैं कि वेरिएबल का टाइप ये है, इंट, फ्लोट, चार जो भी है, और उसका नाम हमने ये रखा है. लेकिन इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू. इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू to a declared variable. ठीक है. So इस स्टेप में ये जो सबसे पहला स्टेप है ये डिक्लेरेशन हो रही है, और जब हम एक्चुअली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियलाइजेशन. मेरी राइटिंग काफी खराब है लेकिन आई होप समझ आ रही है. सो बस इसमें ये बात थी, डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन का डिफरेंस याद रखना है. ये टर्म्स जब क्वेश्चंस में आया करेंगी तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना. Okay, why don't we use namespace std like we do in C++? इधर हम namespace नहीं यूज करते std क्योंकि इधर हम C out और C in यूज नहीं कर रहे होते. जो namespace std का कॉन्सेप्ट है वो C out और C in के लिए यूज होता है C++ में. C में ऐसे नहीं होता. C में हम printf और scanf स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, और उसके लिए जो हम लाइब्रेरी यूज करते हैं वो stdio.h होती है. So that's why. Will you share these slides or are we going to take notes? I would recommend you take notes. कोई promises मैं नहीं कर सकती कि slides share होंगी या नहीं. You can take screenshots as well. वैसे ये सब कुछ बहुत basic है, आप लोग अभी समझ लो और साथ साथ notes बना लो. Okay, this is important. Rules for naming variables in C. अब जब आपने सबसे पहले मैंने बताया था आपने डाटा टाइप लिखना है, फिर आपने नाम लिखना है. इसको आपने ध्यान रखना है that it follows the naming rules in C. Most of the time ये होता है कि हम कोई नाम रख देते हैं वेरिएबल का जो हमारे दिल में आता है, आगे जाके जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है. उसका मसला यही होता है कि हमने इसका नाम अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन नहीं रखा हुआ. सो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. नंबर 1, अ वेरिएबल नेम मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स. उसमें आप डॉलर साइन नहीं डाल सकते, कॉमा नहीं डाल सकते, उस तरह की चीज़ें नहीं डाल सकते. हैज़ टू बी अ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर. इट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर ओनली. डिजिट से शुरू नहीं हो सकते, नंबर से हम नहीं शुरू कर सकते. नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम. आप स्पेस नहीं दे सकते, आप माई नम नहीं लिख सकते, या आपको जोड़ के ही लिखना पड़ेगा. वाइट स्पेस अलाउ नहीं होती. The name must be unique in the program. ये ना हो कि आपके पास 3 जगह आपने वही वेरिएबल का नाम लिखा हो, लाइक नम आपने 3 दफ़ा यूज़ किया हो.
एक ही दफ़ा आप वेरिएबल नेम का एक ही मतलब अगर आपने num को सेट किया हुआ है ना तो आप दोबारा उस वेरिएबल का नाम ना यूज़ करो it for doing something else. It must be a unique name. And lastly, the variable name must not be any reserved word or keyword. अच्छा जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं you didn't शाहजहान you didn't miss much yet क्योंकि शुरू में हमने सिर्फ कल का लेक्चर कवर किया था और उसमें आप प्रेजेंट थे so उसका हमने सिर्फ रिकैप दिया you didn't miss much. Okay, मैंने अभी क्या कहा है मैंने कहा है कि the variable name must not be any reserved word or keyword. Keywords क्या होते हैं हर लैंग्वेज के अपने keywords होते हैं ठीक है C में keywords ये होते हैं there's 32 I think total ये सारे शो नहीं हुए हुए शायद या हुए हुए I'm not sure I'll have to check on this लेकिन C में बहुत थोड़े से keywords होते हैं इतने ही होते हैं जितने इस टेबल में शो हुए हुए हैं these are predefined or reserved words that have special meanings to the compiler. मतलब कंपाइलर ने इनके लिए पहले ही कोई ना कोई इसको एक्सप्लेनेशन मिली होती है कि इन वर्ड्स ने क्या करना है पहले से ही एक फिक्स्ड मीनिंग होती है दीज आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स हम इनको वेरिएबल नेम्स नहीं रख सकते फंक्शंस नेम नहीं रख सकते इनको बेसिकली हमने नहीं छेड़ना होता कुछ आप लोगों को भी अभी से पता चल गया है इंट चार कॉन्स्ट आज हम पढ़ेंगे रिटर्न का मैंने आप लोगों को बता दिया है इफ हम कल पढ़ेंगे फॉर हम कल पढ़ेंगे सो दीज आर कीवर्ड्स हम इनके ऊपर वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते ओके इसमें अगर आप लोग इस कोड पे देखो इसमें क्या मिस्टेक नजर आ रहा है यू कैन मैसेज इट इन द चैट यस अल्तमश ने सबसे पहले जवाब दिया यस हमने इसमें keyword return यूज किया हुआ है as a variable name and like I said that's not allowed क्योंकि return का हमने क्या बताया था return एक function एक keyword है जो हमने reserve किया हुआ है function को end करने के लिए और जब हम main function में return को use करते हैं हमने उसको reserve किया हुआ है कि वो operating system को एक 0 भेज दे to let the operating system know कि program सही चला है so yes you guys are right and look जब मैंने इसको run किया है अपने IDE में code blocks में मुझे इसने फॉरन एरर दे दिया इस लाइन पे फॉर यूजिंग अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम अच्छा बाय द वे कोड ब्लॉक्स का जो IDE है उसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि वो आपको डीबग कर देती है ठीक है अगर आप IDE के अलावा कोई हल्का सा लाइक वेबसाइट यूज़ करो या कोई और प्रॉपर कंपाइलर ना यूज़ करो तो फिर आपको ये डीबगिंग स्टेप मिस हो जाता है सो दैट्स व्हाई IDEs आर पावरफुल इन दिस रिगार्ड इसने मुझे बता दिया कि क्या एरर आ रहा है ओके डाटा टाइप्स इन C अब राइट नाउ मैंने इजी रखने के लिए सिर्फ इंट फ्लोट और चार डिस्कस किया है बेसिक डाटा टाइप्स लेकिन इसके अलावा डिराइव्ड डाटा टाइप्स भी होती हैं और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी होती हैं ये हम नेक्स्ट वीकेंड पढ़ेंगे because these are quite conceptual and this weekend is supposed to just be an introduction to C. So int float int का मैंने बता दिया था कि whole numbers होते हैं float का मैंने बता दिया था decimals होते हैं double B decimals होते हैं लेकिन double आप सोचो फ्लोट का भी डबल मतलब फ्लोट अगर 2.0 स्टोर कर रहे हैं ना तो डबल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग 2.555555 मतलब इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है whereas फ्लोट अगर आपने कोई छोटा डेसिमल स्टोर करना हो तो फिर आप फ्लोट यूज़ करते हो कोई बहुत लंबी वैल्यू स्टोर करनी हो तो फिर आप डबल यूज़ करते हो चार का मैं डिस्कस कर लिया था चार इज़ जस्ट अगर आपने कोई सिंगल वर्ड कोई सिंगल सिंबल कोई कैरेक्टर स्टोर करना हो बूल का आप सबको पता है बूल इज़ ट्रू और फॉल्स एंड वॉइड को हम बाद में डिस्कस करेंगे सो अभी मैं ड्राइव डाटा टाइप्स पे नहीं जा रही यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स पे नहीं जा रही लेट्स कीप इट सिंपल फॉर टुडेज लेसन सो बेसिक डाटा टाइप्स में आपने इनके साइजेस का याद रखना है एंड बाय द वे ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं सो इसका ध्यान रखना है यू हैव टू नो कि इनके साइजेस क्या हैं इंट इज 2 to 4 bytes float is 4 bytes, double is 8 bytes, and char is 1 byte. आप लोगों को bytes और bits का तो idea होगा ना? Just send a thumbs up in the chat if you know what a byte is. Okay, great. ठीक है guys. Byte का सबको पता है ठीक है. So अब notice करो float is only taking 4 bytes. And double is taking 8 bytes because this is sufficient for storing up to 15 decimal digits. लेकिन float में आप सिर्फ 6 to 7 decimal digits store कर सकते हो.
एंड 1 बाइट, अगर आपको आइडिया है ना कि आपने अपने प्रोग्राम में बहुत लंबे लंबे डेसिमल्स यूज़ करने हैं आगे जाके, तो बेहतर ये है कि आप सारे वेरिएबल्स को डबल ही डाटा टाइप यूज़ करो. एंड देन चार इज ओनली 1 बाइट, क्योंकि एक ही तो होता है कैरेक्टर, राइट? एक ही तो होता है, उसमें सिर्फ एक ही बाइट लगती है. इट्स स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर. और इंट का आप लोगों को पता चल गया 2 to 4 बाइट्स. इट स्टोर्स होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स. इनका आप लोगों ने याद रखना है. दीज विल बी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन. ओके, अभी जो मैंने शुरू में बोला था कि सब लोग प्रोग्राम इस खोल लें अपने पास वेबसाइट पे. अभी आप लोग ये ट्राई करके देखो कोड और मुझे बताओ इसकी क्या आउटपुट आती है. मुझे अभी से पता चल गया किसने एक्चुअली ट्राई करके नहीं देखा. सब लोग एक्चुअली ट्राई करके देखें. अपने हाथ थोड़े से हिलाओ, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करो, इसको टाइप करके देखो क्या आउटपुट आता है. गाइस मैं हिंट दे देती हूँ, 15 नहीं आएगा. एक दफा ट्राई करें सब, एक दफा वेबसाइट खोल के ट्राई करें. द वेबसाइट इज programmers.com. सी ऑनलाइन कंपाइलर. यस, थैंक यू अनोश एंड अल्तमश. यस, एरर है. अब मुझे पता चल गया एक्चुअली किसने ट्राई किया है. यस, एरर ही आएगा. सब लोग एक दफा ट्राई कर लें. यस, एरर आ रहा है. ठीक है, सो अभी तक लेट्स जस्ट रिवाइंड लिटिल बिट. हमने ये समझ लिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, राइट? हमने डिक्लेयर भी कर दिया, हमने इनिशियलाइज भी कर दिया. लेकिन अब ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, इधर एरर क्यों आ रहा है? दैट्स बिकॉज सी लैंग्वेज में एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर. यस मालिक, यू राइट, फॉर्मेट स्पेसिफायर. अब फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्चुअली जावा में भी होता है, लेकिन जावा में ये होता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के बगैर भी काम चल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं होता. बट सी में अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर ना लगाओ प्रिंट स्टेटमेंट में, इट डजंट वर्क. That's the only way you can use a print statement to print the output of a variable. You have to use a format specifier. Let me explain format specifier actually क्या होता है. So yes, ये आप लोगों ने सारों ने कर लिया कि इसमें error ही आया था. क्यों error आया था? Format specifiers. This is important. इसको अच्छी तरह से सब सुन लें. Format specifiers are used together with the printf function, और ये compiler को बताते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल हम स्टोर करें. इट्स बेसिकली ए प्लेस होल्डर फॉर द वेरिएबल वैल्यू. ठीक है, ये एक मतलब उसकी जगह बचा के रख लेता है वेरिएबल वैल्यू की. एंड ये कंपाइलर को समझाने के लिए होता है. सो इसका सिंटैक्स क्या है? परसेंट एंड देन सम लेटर, या डी हो जाए या एफ हो जाए या सी हो जाए, जो भी. इसका सिंटैक्स याद रखना है. स्टार्ट्स विद द परसेंटेज साइन. सो ये वो सिंबल्स होते हैं जो सी को बताते हैं कि किस टाइप का डाटा प्रिंट या रीड करना है. जैसे अगर नंबर प्रिंट करना हो तो फिर हम परसेंट डी या परसेंट आई को यूज़ करते हैं. अगर हमने कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो हम परसेंट सी यूज़ करते हैं. और स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस. बाय द वे, स्ट्रिंग इज जब लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. और परसेंट सी सिंगल कैरेक्टर, याद रखना. परसेंट एफ का फ्लोट के लिए होता है और ये डबल के लिए होता है. इसको आप ऐसे याद रखो कि लॉन्ग फ्लोट एल एफ, ये आपको ऐसे याद रखना है, परसेंट एल एफ. ठीक है, ये 1 नहीं है बाय द वे, ये 1f नहीं है, lf है. So it's important to use the correct format specifier for the specified data type. If not, the program may produce errors or even crash. अगर आप int यूज़ कर रहे हो तो आपने उसके साथ %i ही यूज़ करना है. अगर आप float यूज़ कर रहे हो तो आपने उसके साथ %f ही यूज़ करना है. अगर आपने int का data type लिखा हो लेकिन नीचे आप print statement में float का format specifier यूज़ कर रहे हो तो आपके पास error आएगा. इसका ध्यान रखना है. String is a data type, but C में हम string को basically as a character array use करते हैं. So इसलिए मैं अभी confuse नहीं करना चाह रही. String को हम बाद में पढ़ेंगे. That's why I didn't mention that.
y% I for integer not %d, दोनों हो सकते हैं. मैंने बस सर्कल नहीं किया लेकिन दोनों हो सकते हैं. %d भी यूज होता है, %i भी यूज होता है. मैंने इसमें I drew too much on here तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है. इधर और लिखा हुआ है %d और %i, मतलब दोनों यूज हो सकते हैं. अच्छा मलीहा, I will discuss strings आगे जाके, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही इसलिए. बट स्ट्रिंग इसमें मेन डाटा मतलब प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होता. डोंट वरी अबाउट इट फॉर नाउ. %i और %d में कोई डिफरेंस है नहीं है, इट्स द सेम एग्जैक्ट थिंग. या जो आपको दिल करे %d लिख लो, आप %d लिख लो, I करना है तो I कर लो. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एक्चुअली और भी होते हैं, बट आप बस 2-3 याद रखो. आई थिंक सबसे ज़्यादा कैरेक्टर का यूज़ होता है, इंटीजर का यूज़ होता है, फ्लोट वैल्यूज़ के यूज़ होते हैं, एंड स्ट्रिंग का यूज़ होता है. These are other data types जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए. अनसाइंड इंटीजर, जब भी कोई नंबर अनसाइंड होता है, लाइक अगर मैंने इधर 2 लिखा हुआ है, ये अनसाइंड है, सो दिस मीन्स कि ये पॉजिटिव है. सो अनसाइंड इंटीजर्स आर पॉजिटिव वैल्यूज 0 ऑनवर्ड्स. अगर आपने कोई इंटीजर डिक्लेयर करना है जो आप चाहते हो कोई नेगेटिव ना हो, तो आप उसको एज एन अनसाइंड इंट डिक्लेयर कर लो. लॉन्ग इंटीजर का वही कॉन्सेप्ट आ जाता है जैसे हमारे पास फ्लोट और डबल का मैंने अभी एक्सप्लेन किया. लॉन्ग इंटीजर जब आपने कोई बहुत लंबी वैल्यू स्टोर करनी है जो इंटीजर में पूरी नहीं आ सकती, आप लॉन्ग इंटीजर यूज़ कर लो. डबल का मैंने आप लोगों को बता दिया था. अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर वही अनसाइंड इंटीजर लेकिन लॉन्ग होगा, मतलब कोई पॉजिटिव लंबा इंटीजर. %s स्ट्रिंग का मैंने आपको बता दिया. एंड अनसाइंड इंटीजर, डिफरेंस बिटवीन अनसाइंड एंड साइंड इंटीजर, उसमें ये होता है कि अनसाइंड में आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं ओनली. अनसाइंड मीन्स कि नेगेटिव नहीं हो सकता, आपके पास सिर्फ 0, 1, 2 जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं. बट साइंड इंट मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. आपके पास नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3 आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती हैं. मतलब ये वैल्यूज उस डाटा टाइप में स्टोर हो सकती हैं. वैसे तो यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट दीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंट ही यूज़ कर रहे होते हैं. इंट में आप जो मर्जी डाल दो, होल नंबर कोई भी डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव, इट डजंट मैटर. ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब कि और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं. बट यू गाइस जस्ट फोकस ऑन द वंस आई सेड के प्रिंटिंग कैरेक्टर, साइंड इंटीजर एंड स्ट्रिंग. ओके, अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ अगर यही कोड दोबारा ट्राई करें तो अब इट विल बी सक्सेसफुल. क्योंकि देखो अब हमने इधर सबसे पहले डिक्लेरेशन की है, इनिशियलाइजेशन की है, एंड देन हमने printf %d, और ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है. एंड नाउ लुक, अब प्रिंट हो रहा है. इसका सिंटैक्स भी एक दफ़ा नोट कर लो. हमने printf लिखा है, डबल कोट्स लिखे हैं, डबल कोट्स के अंदर हम %d लिखते हैं, एंड उसके बाद कॉमा, वेरिएबल नेम. दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है. अगेन मैं बता रही हूँ, printf की हमने स्टेटमेंट लिखनी है. इसका printf का जो अपना सिंटैक्स होता है, ब्रैकेट्स अंदर हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, कोट्स ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद कॉमा देके फिर हमने वेरिएबल नेम लिखना है. Did everyone get that? Can you send a thumbs up अगर इसकी सिंटैक्स की समझ आ गई है? यस अस्मा, अब 15 आएगा. अब सही प्रॉपर रन हो रहा है प्रोग्राम, क्योंकि अब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर दिया. गाइस इसका सिंटैक्स सबको क्लियर है? दिस इज लाइक द ब्रेड एंड बटर ऑफ सी. ठीक है, ये बेसिक्स हैं, ये आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. आपको ये चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी. Okay, let's move on. So अगर आप चाह रहे हो कि you combine both text and a variable एक ही printf फंक्शन में, मतलब पहले तो हम सिर्फ ऐसे करे थे ना, हमने printf लिखा है, पहले हमने ऐसे किया अभी. लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि साथ टेक्स्ट भी प्रिंट हो कि my favorite number is, और साथ फिर वो आए वैल्यू, तो फिर आपने उस सारे को एक ही डबल कोट में इनक्लोज कर देना है. उसके बाद आपने कॉमा लिखना है, और उसके बाद आपने वेरिएबल नेम लिखना है. इसको भी सब लोग अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लें, क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल. बस याद रखना है कि हमने कॉमा के साथ सेपरेट करना है. ये ना हो कि आप वेरिएबल का नाम भी उसी डबल कोट्स में लिख दो. ओके, मूविंग ऑन.
इसमें अब मैंने बस एक एग्जांपल दी हुई है. इसमें अब ये देखो, we're creating a variable and initializing it. Integer टाइप का, इसका नाम my num है और इसमें हमने वैल्यू 15 स्टोर की है. अब इसी को जो हम नीचे जाके प्रिंट करेंगे, इसमें हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि int है, %d यूज कर रहे हैं, एंड साथ कॉमा एंड देन वेरिएबल का नाम. फिर अगले का जो है फ्लोट, my float num, इसका %f यूज हो रहा है क्योंकि हम फ्लोट यूज कर रहे हैं, कॉमा वेरिएबल का नाम, एंड देन कैरेक्टर माई लेटर d, और इसके लिए हम %c यूज कर रहे हैं और उसके बाद हमने उसका नाम लिख दिया वेरिएबल का. ओके, प्रिमिटिव चैट में क्वेश्चन आया, वी यूज प्लस और कॉमा बोथ. यस, यू मेंशन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, व्हाट आर दोज? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जैसे मैंने अभी जो बताया ना, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं. लाइक जैसे मैंने बताया इंट, चार, फ्लोट, दीज आर द वंस जिनके ऊपर मतलब ये किसी से डिराइव नहीं है. दीज आर द ओरिजिनल डाटा टाइप्स इन सी. लेट मी सी अगर मेरे पास इस पे स्लाइड बनी हुई है. ओह वेट, इसको मैंने उसमें, अच्छा इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट जस्ट इसको याद रखना कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं, आगे जो स्ट्रिंग है वो सारे they're derived from these primitive data types. ये जो है ना, ये पहले built in होते हैं. These are built in. और बाकी जो होते हैं वो फिर हमें explain करने पड़ते हैं पहले compiler को कि ये जो हम data type बनाया है ये actually कर क्या रहा है. Okay, moving on to the next. To print different types in a single, ये हमने कर लिया था. अच्छा, also एक और चीज़ भी होती है जो लोग often shortcut मारने के लिए, especially beginner programmers, they do this. वो variable को declare नहीं करते, initialize नहीं करते, लेकिन print statement में वो उसको ऐसे कर देते हैं. Does anyone know कि इसका drawback क्या हो सकता है? अगर आप ऐसे ही print, मैंने 15 print करवाना है, मैंने इधर ही print करवा दिया, मैंने इसके लिए कोई variable नहीं बनाया, इसका क्या drawback हो सकता है? Just take a guess. कोई भी guess कर ले. Yes, save नहीं होगा memory में, and it's also not sustainable. Variable का बनाने का ये फायदा होता है कि अब उसमें वो save हो जाती है value. My num में अगर हम 15 एक दफ़ा save कर दें, आगे जाके हमने program में कहीं पे भी ये variable my num use करना होगा इस नाम का, तो हमें सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसकी value access हो जाएगी. ये तो कहीं save ही नहीं हुए हुए. 15 and d, these are just floating in the air. इनका कोई प्रॉपर वेरिएबल नहीं है, सो इट्स नॉट वेरी सस्टेनेबल वे. सो ये शॉर्टकट नहीं मारना, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, हर दफ़ा प्रॉपर वेरिएबल बनाओ, उसमें वैल्यू स्टोर करो, डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो. यस, वी कैंट यूज अगेन, यू राइट. ओके, कैन वी चेंज वेरिएबल वैल्यूज? दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, इसको अच्छी तरह से समझना है. वेरिएबल्स का मैंने क्या बताया था? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज. इनको अगर हमने चेंज करना है, इसके लिए ये होता है कि इधर हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी, इनिशियलाइज कर दी, इंट माई नम इज इक्वल टू 15. फिर हमने दोबारा जाके माई नम को कॉल किया, उसको हमने 10 असाइन कर दिया. अब हम जाके प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखते हैं माई नम को प्रिंट करो, सो हमें आउटपुट में 10 मिल रहा होता है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमने इनिशियली 15 तो स्टोर करवाया था, लेकिन फिर जब हमने जाके इसको इनिशियलाइज किया दोबारा, या इसको दोबारा हमने असाइन किया वैल्यू 10 की, अब 10 जाके सेव हो गया माई नम. सो अगर हम मेमोरी में देखें, लेट्स जस्ट से ये माई नम का सेल है मेमोरी में, ठीक है, और इसमें हमने पहले 15 सेव किया हुआ था. अब जब हम माई नम की चेंज कर देते हैं इनिशियलाइजेशन, अब इसमें जाके 10 सेव हुआ है. सो जब हम प्रिंट करेंगे आउटपुट में 10 आएगा. Does that make sense to everybody? Overwriting a concept? मालिक, गार्बेज वैल्यूज नहीं आएंगी, मतलब कुछ आएगा ही नहीं. इनका 15 और डी का काम इधर ही खत्म हो जाएगा, हम इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते. दीज आर जस्ट, हमने नंबर्स जो हमारे दिल में हमने इधर लिख दिए, इनका कोई प्रॉपर जगह नहीं है हमारी प्रोग्राम में, ये मेमोरी में सेव नहीं है, तो गार्बेज वैल्यूज नहीं देगा, जस्ट कुछ भी नहीं होगा इनका, ये सेव्ड ही नहीं है हमारे पास.
Okay, you can also assign the value of one variable to another. जब आप क्वेश्चंस करोगे ना प्रैक्टिस हम जो आपको देंगे हैकर रैंक से, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इसके क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें आपको ये लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लो. अगर हमने int my num is equal to 15 कर दिया है और हमने एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है my other num, उसमें हमने 23 सेव कर लिया है. सो अब क्या होगा कि जब हम my other num की वैल्यू my num में असाइन करेंगे तो my num में इस वक्त क्या पड़ा हुआ था, अगर हम मेमोरी के हिसाब से देखें my num में इस वक्त 15 पड़ा हुआ था. सो दिस इज my num और लेट्स से ये my other num है इसके साथ. पहले my num में हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में 15 असाइन किया था, my other num में हमने 23 असाइन किया था. अब क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी यूज़ करते हैं इसका मतलब है जो इस राइट साइड की वैल्यू है वो जाके लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगी. सो my other num की वैल्यू 23 थी, वो जाके my num में स्टोर हो जाएगी. सो इफ दिस वाज ओवर हियर, ये जाके इधर आ जाएगी और इसको ओवरराइट कर देगी और इधर अब 23 आ जाएगा. सो फाइनल आउटपुट में हमारे पास 23 आएगा. दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट. Or you can also copy values to empty variables. तो again अगर हमने int my num is equal to 15 किया है, फिर हमने एक और variable बना दिया int my other num. अब int my other num को हमने सिर्फ declare किया है, हमने इसको initialize नहीं किया. Remember I told you कि initialize तब होता है जब हम इसको कोई value assign करते हैं. हमने my other num को कोई value assign नहीं की. Instead ये इस वक्त ऐसे होगा, अगर ये my num है और ये my other num है तो my num में तो 15 पड़ा हुआ है, my other num में इस वक्त कोई garbage value होगी. Anosh, you're asking what garbage values are. It's ऐसे समझ लो कि हमें नहीं पता कि इस वैल्यू का क्या मतलब है. कोई बहुत लंबी वैल्यू होगी और हमें उसका नहीं पता उसकी क्या, हमें उसके लिए कोई अहमियत नहीं है. ठीक है, कंप्यूटर को पता है उसने उसको क्यों रखा हुआ है, बस ऐसी ही फालतू सी वैल्यू है, हम उसको यूज नहीं कर रहे. मतलब मेमोरी में उसकी हमारे लिए उसके लिए वी डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, इट्स जस्ट अ गार्बेज वैल्यू, हम इसलिए कहते हैं. बस एक प्लेस होल्डर समझो कि मेमोरी में ये पड़ा हुआ है, ये गार्बेज वैल्यू, ऐसे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको कुछ भी नहीं किया हुआ. सो एनीवेज लाइक आई सेड कि माय अदर नम खाली था, हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी. जब हम माय नम को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू माय अदर नम में डाल देते हैं, इसका मतलब है कि जो माय नम की इस वक्त वैल्यू है 15, वो जाके इधर ओवरराइट कर देती है. किसको ओवरराइट करेगी? गार्बेज वैल्यू को. सो अब जब हम आउटपुट करेंगे माय अदर नम, इवन दो हमने माय अदर नम को कोई वैल्यू इधर इनिशियलाइज नहीं की थी, लेकिन इस स्टेप की वजह से जब हम माय अदर नम को प्रिंट करेंगे हमारे पास 15 आएगा आउटपुट में. ओके, अब हम एक 2 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं. सब लोग एक दफ़ा इसको ट्राई करें यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो हमने अभी तक सीखी है, डाटा टाइप्स के बारे में, नेमिंग के बारे में एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, probably the most simple program. इसको एक दफ़ा ट्राई करके सब देखें और जब हो जाए सेंड अ थम्स अप. और बाय द वे गाइस सच में ट्राई करो, ठीक है, लाइक एक्चुअली इसको एक दफ़ा कर लो ट्राई, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं करोगे आपको कोई जितना भी पढ़ा ले आपको समझ नहीं आएगी प्रोग्रामिंग की. मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, सब ट्राई करें. ओके, एक बंदे ने कर लिया, बाकी सब भी कर लें, फिर थम्स अप भेज दें.
Okay, I think I hope सबका हो गया अब तक. Guys, please actually इसको try करना, ठीक है? ऐसी thumbs up नहीं भेज देने. Okay, this is the solution. अब जिन जिन लोगों ने किया था, सच में वाकई किया था, वो अपने आंसर्स चेक कर लें. Okay, I think everybody's done it now. Return 0 end पे लिखना important है. Yes, important है क्योंकि basically जो भी functions होते हैं ना, functions का शायद आपको अभी ना पता हो, लेकिन जब भी ऐसे curly brackets में इस तरह से कुछ होता है ना, जिसको function बोलते हैं. इसको अभी maybe you guys are too beginner to understand this. Functions usually mids के बाद पढ़ाए जाते हैं, midterms के बाद. But अभी के लिए just remember कि कोई भी function है, उसके लिए हमने कोई value return करनी होती है. इसमें हम return 0 कर रहे हैं. 0 किस type का है? Float है, integer, character क्या है? आइज आप chat में मैसेज कर दो. 0 किस type का data, किस data type का है? Yes, int का है. तो ये पूरा block of code operating system को एक int value return कर रहा है जो कि 0 है. और हमें कैसे पता है कि int return कर रहा है? इधर लिखा हुआ है int main. इसलिए हम int main लिखते हैं. हम float main नहीं लिखते, हम character main नहीं लिखते, हम int main लिखते हैं to signify कि ये जब पूरा block run हो जाएगा successfully, ये return में कोई int आपको भेज देगा. और operating system को एक दफ़ा ये 0 मिल जाता है, उसको पता चल जाता है कि code has run successfully. ये line भी सही है, ये line भी सही है, ये line सही, ये line सब कुछ सही run होके end पे जब return 0 भेज देता है code, operating system को पता चल जाता है okay, सब कुछ सही है, this is all good. Are these blocks of code? Yes, Maliha. Not always, but in this case, these are signifying blocks of code. मतलब ये पूरा int main का ये पूरा एक समझ लो एक block of code है. It's a function actually. Malik, it's basically the return type of the function. Yes, it is basically the return type of the function. Okay, ये सबका हो गया होगा. I hope इसमें समझ तो आ गई होगी. int x हमने इसको डिक्लेयर भी किया है, इनिशलाइज भी किया है. y को हमने डिक्लेयर किया, इनिशलाइज कर दिया to 6. फिर हमने sum लिया है. अब sum के अंदर हमने int sum का भी एक integer टाइप का लिया है, क्योंकि जब भी हम दो integers को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा integer आता है, राइट? ये नहीं होता कि हम 3 + 2 करें तो रिजल्ट 5.012 उस तरह से नहीं आता. हमेशा एक होल नंबर आता है. सो जब भी आप int प्लस int करो, आपके आंसर में भी int ही आता है. इसलिए हमने जो sum है, हमने उसका भी टाइप int बनाया है, बिकॉज वी नो कि जब x और y ऐड होंगे तो उनका रिजल्ट भी int ही आएगा. And lastly, हम print कर रहे हैं again format specifier, comma, and then variable name. And don't forget हर statement के बाद semicolon लाजमी लगाना है, just like आप लोग Java में करते हो. Okay, you can also declare multiple variables. अब इस कोड में नोटिस करो, इसमें हमने कोई sum type का नहीं बनाया, कोई sum type का variable नहीं बनाया. हम directly इधर एडिशन कर रहे हैं. बट जैसे हमने पहले भी बात की है, इधर जो आप चीज़ों को करते हो थोड़ा सा हैपहैज़र्ड हो जाता है. अब ये जो उसकी वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रही. प्रिंट तो सही हो रहा है, 61 आ रहा है, आंसर सही है, बट सेव ही नहीं हो रहा है. इट डजंट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस इन आवर प्रोग्राम. सो दिस इज, अगर आपने जल्दी शॉर्टकट मारनी है या जल्दी से कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखना है तो आप ऐसे कर लिया करो, बट दिस वे ऑफ राइटिंग इज ओवरऑल नॉट रिकमेंडेड. ओके, अब इसमें दिस इज एन एग्जाम्पल प्रोग्राम, ताकि एक दफ़ा सीमेंट हो जाए अच्छी तरह से टॉपिक. इसमें अगर मैंने ये प्रिंट करवाना है, दिस इज अ रियलिस्टिक एग्जाम्पल बाय द वे. अगर आपने किसी स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करोगे? सो सबसे पहले हम प्रिंट एफ लिखेंगे एंड देन डबल कोट्स में जो हमने प्रिंट करवाना है, सो स्टूडेंट
गाइस बस हम 1 मिनट वेट करते हैं, फिर हम दोबारा रिज्यूम करते हैं. अदनान, आप इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो. Guys, by the way, for those of you that are new, Adnan is our social media lead here at GDG. बस 1 और मिनट वेट करें, फिर हम शुरू करते हैं. Okay guys, let's start. So I was saying कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि आपके पास कोई स्टूडेंट का डाटा गिवन है और आपने उसको प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करोगे? एंड दिस इज जस्ट बिल्डिंग ऑफ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी स्टडी किए हैं. इसमें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट आईडी प्रिंट करवानी हो, तो उसके लिए हमने प्रिंट एफ का वो लिखा था फंक्शन, ब्रैकेट्स दी थी, डबल कोट्स दिए थे, स्टूडेंट आईडी, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है, फिर हम एक न्यू लाइन भी डाल देते हैं ताकि सब कुछ एक जुड़ के एक साथ प्रिंट ना हो एक ही लाइन पे. एंड कोट. अच्छा, नोटिस करो कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और न्यू लाइन, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप कैरेक्टर दोनों डबल कोट्स के अंदर आते हैं, फिर कॉमा आता है और फिर वेरिएबल नेम आता है. सो स्टूडेंट आईडी. अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये गलत होगा. मुझे बिल्कुल जैसे मैंने उधर स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन सब कुछ नाम में किए थे, मुझे उसी तरह से इधर करने पड़ेंगे. अगर आई इधर बड़ा है तो इधर भी बड़ा होना चाहिए, डी बड़ा इधर भी होना चाहिए, ये याद रखना है. एंड विद अ सेमीकोलन. एक और कोई चीज़ लाइक चार्ट को, इसको देख लेते हैं. अगर इसको प्रिंट करना है, अगेन सेम सिंटैक्स, प्रिंट एफ स्टूडेंट ग्रेड. फिर इस दफ़ा क्योंकि कैरेक्टर है, हमने %C फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है. मलिहा, हम टाइप कास्टिंग में अभी इसके बाद टॉपिक है टाइप कास्टिंग का.
and then the variable name. ठीक है, इसको मैं I think you guys understand this fully. These are just basics, ये आपकी clear होनी चाहिए. की टेक अवे इस सभी जो हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर कवर किया है इसमें आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अ वेरिएबल इन सी मस्ट बी ए स्पेसिफाइड डाटा टाइप. डाटा टाइप्स हमने पढ़ी है इंट, चार एंड फ्लोट. ये डाटा टाइप्स हैं एंड इनके साथ यू मस्ट यूज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर. इनके हमने पढ़े हैं %d, %c, %f और किस में यूज होते हैं. printf फंक्शन की भी अब हमें समझ आ गई है. दिस इज द मेन पॉइंट. आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. सो ये अब आप लोगों को समझ आ गई है टेबल की. वी डिस्कस्ड दिस. इसके अलावा एक्सटेंडेड डाटा टाइप्स का भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया. जैसे मैंने बताया था अनसाइंड इंट, पॉजिटिव्स, लॉन्ग इंट इज लाइक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत लंबी वैल्यूज होंगी. लॉन्ग इंट भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबी वैल्यूज होती हैं. एंड अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल एंड सो ऑन. ये आपके ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होते प्रोग्रामिंग में, लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं ना कहीं ये लिखे हुए नज़र आ जाएँ तो फिर आप लोग घबराना जो कि ये क्या है. ये वही डाटा टाइप्स ही हैं, उसी के आगे फर्दर फॉर्म्स हैं. ओके, कैरेक्टर डाटा टाइप्स. इस पे मैंने थोड़ा सा अलग डिस्कशन करनी है क्योंकि इंटीजर तो आसान है, फ्लोट भी आसान है, उसकी समझ आ जाती है. बट कैरेक्टर डाटा टाइप्स आर अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. उसमें फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर. ये हमने डिस्कस कर लिया. कैरेक्टर मस्ट बी स्टार्टेड बाय सिंगल कोट्स. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. और %c फॉर्मेट स्पेसिफायर ये भी हमने डिस्कस कर लिया. अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो 4 टाइप का मैंने माई ग्रेड वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने ये वैल्यू डाल दी है और इसको प्रिंट भी करवा दिया. दिस इज फाइन. बट व्हाट हैपेंस अगर मैं इस तरह से एक पूरा वर्ड इनपुट कर दूं जार में. हेलो इज अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट. ये अब एक सिंगल लेटर नहीं है. तो इसमें जो हम करेंगे, सो नोटिस कि इसका सिर्फ आखिरी लेटर प्रिंट हुआ है, सिर्फ ओ प्रिंट हुआ है. सो इफ यू ट्राई टू स्टोर मोर देन अ सिंगल कैरेक्टर इट विल ओनली प्रिंट द लास्ट कैरेक्टर. So don't use the char type for storing multiple characters. तो फिर इसका मतलब है कि चार में सिर्फ हम सिंगल लेटर डाल सकते हैं. लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो तो फिर वो हम कैसे करेंगे? कोई इसका तरीका होता होगा. एंड यस देयर इज. बेसिकली सी में ना कोई डेडिकेटेड डाटा टाइप नहीं होता जिसको हम कहें कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है. हम एक्चुअली चार का ही कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम इसका क्या होता है, हम इसका एक अरे बना लेते हैं. डोंट वरी अबाउट अरेज क्योंकि वो हम कल या नेक्स्ट वीकेंड एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे. बट जस्ट रिमेंबर कि इसमें कोई हम स्ट्रिंग्स का कीवर्ड does not have a dedicated string keyword. I know कि जावा में एक string class होती है, इधर ऐसा नहीं होता. अगर हमने string implement करनी है C में, we will implement it as an array of characters. और array of characters की जो fundamental keyword use होता है वो वही char followed by my name followed by ये वाली brackets. ये इसका syntax है. string नहीं लिखेंगे, कोई class नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा. just char, the name of the variable and these square brackets to indicate कि ये array है. So अब जब हम print कर रहे हैं char my text brackets hello, अब ये पूरा word print हो रहा है, सिर्फ इसका आखिरी letter print नहीं हो रहा. And either you can notice कि क्योंकि अब ये string है, हम %s यूज कर रहे हैं, not %c. ये कंफ्यूज नहीं होना. आपने चार देख के ये ना कहो कि बस ये %c ही होना है. आगे भी देखना है कि इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब है ये अरे है, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग है, और इसका मतलब है हमने %s यूज करना है. सो दैट्स समथिंग टू बी माइंडफुल ऑफ. बट जब भी आपने स्ट्रिंग प्रिंट करनी होगी, दिस इज द वे टू डू इट. अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन जिसने चैट में पूछा था डाटा टाइप कन्वर्जन्स का. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग का मतलब है कि हमने अपनी मर्जी से एक डाटा टाइप को दूसरे टाइप में बदलना है. जैसे अगर हमने इंट को फ्लोट में बदलना है. सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल. Explicit conversion is done manually by placing the type in parentheses in front of the value. So let's say हमारे पास एक integer है a और एक और integer है b. a में हमने 5 असाइन कर दिया है, b में हमने 2 असाइन कर दिया है. अब जब हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आता है? इंटीजर आता है या फ्लोट आता है? क्या आता है? यस, अस्मा फ्लोट आता है. अल्तमश फ्लोट आता है. यस, सफीर अब्दुल्ला ठीक है, फ्लोट आता है. यस, लेकिन इधर हम क्या कर रहे हैं? इधर हमने इंट में स्टोर किया हुआ है. सो
ایون دو یہاں اے اور بی دونوں انٹیجرز ہیں اور ہم ان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اس کا آؤٹ پٹ ہم نے انٹیجر میں اسٹور کیا ہوا ہے, تو کمپائلر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس کا ڈیسیمل بنتا ہے تو یہ انٹ میں کیوں جا رہا ہے ریزلٹ, اور ہم جب پرنٹ کر رہے ہیں اٹ گیٹس کنفیوز اینڈ اٹ گیوز دس. سو دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. واٹ اباؤٹ اگر ہم اس طرح سے کریں, اس طرح ہم 5/2 ہم اس کا ریزلٹ ایک فلوٹ ویریبل میں ڈکلیئر کریں, لیکن اس میں بھی ابھی تک صحیح آنسر نہیں آ رہا. کیوں؟ اوکے, اگر آپ کو یاد ہو بھی میں نے شروع میں بتایا کہ جب میں نے اگزامپل دی تھی اے پلس بی اور میں نے کہا تھا کہ دونوں انٹیجر ہیں اس لیے اس کی آؤٹ پٹ بھی انٹیجر ہوگی. اب سی میں ایسا ہوتا ہے کہ نوٹس کرو کہ آؤٹ پٹ ریزلٹ فلوٹ میں آ رہا ہے. سو دیٹ مینس کہ ان میں سے کوئی بھی ایک کو فلوٹ میں ہونا چاہیے. اگر آؤٹ پٹ فلوٹ میں آ رہی ہے تو ان میں سے کسی ایک ویریبل کو فلوٹ میں ہونا چاہیے. دونوں بھی ہو سکتے ہیں, دیٹس فائن, بٹ ایٹ لیسٹ کسی ایک کو تو ہونا چاہیے فلوٹ میں, تبھی جا کے کمپائلر ایکسیپٹ کرے گا کہ اس کی آؤٹ پٹ فلوٹ میں آنی چاہیے. سو ادھر دیکھو ہم نے فلوٹ ریزلٹ تو ہم نے فلوٹ میں اسٹور کروا لیا, لیکن جو ہمارے پاس ویریبل کے نام ہے, جو ہمارے پاس ویریبل کے ٹائپ ہیں وہ ابھی تک انٹ میں ہے. اینڈ یہ ہمیں رول یاد رکھنا ہے کہ کوئی ان میں سے ایک شوڈ بی ان فلوٹ. سو دس از ویئر ٹائپ کنورژن کمز ان. اب نوٹس کرو, اب ہم نے ادھر فلوٹ لکھ دی ہے ان دیز پرنتھسیز فلوٹ, اور ہم نے اے کے سامنے لکھا ہے, مطلب ہم اے کو جو اے کی ویلیو 5 تھی ہم نے اب اس کو ایک ڈیسیمل میں کنورٹ کر دیا ہے 5.0 یوزنگ دس میتھڈ. یہ سنٹیکس یاد رکھنا ہے. ہم چاہتے تو ہم بی کو بھی کنورٹ کر سکتے تھے فلوٹ میں, اس کا بھی یہی طریقہ ہوتا, ہم فلوٹ کر کے بی لکھتے تھے, بٹ ضرورت نہیں ہے, ایک فلوٹ میں ہو گیا یہی کافی ہے فار دا کمپائلر ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب جو فائنل ریزلٹ ہے وہ فلوٹ میں آئے گا. اینڈ لک, اب اس نے فائنلی آنسر ٹھیک دیا آفٹر 3 attempts. سو یہ رول یاد رکھنا ہے لازمی. اوکے, we're almost done guys, like 20 more minutes, ٹھیک ہے. کانسٹنٹس کا کسی کو آئیڈیا ہے کہ کیا کرتے ہوں گے؟ آتا فلوٹ بٹ پرنٹ انٹ ہوگا. اوکے, آئی تھنک آپ نے پہلے کیا تھا کوشچن, محمد وارث حبیب. آئی ایم موونگ آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک, کانسٹنٹس. اچھا, کانسٹنٹس کا آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے جاوا میں؟ ایک بار بیک پچھلی سلائڈ. از دس دا سلائڈ یو ٹاکنگ اباؤٹ اسما؟ کیونکہ میں نے تو اریز کر دی ہے. Yes, Abdullah, you're right. We can't change the value of a constant variable. Okay, ٹھیک ہے اسما, I'm moving on. Okay, we've seen the different types of variables in C, لیکن آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ constant کچھ. Okay, ٹھیک ہے. Yes, you're right, Muzammil. They don't have the same value. I wouldn't say that. I would say کہ variable یہ values change نہیں ہو سکتی. I wouldn't say کہ they have the same value. So ہم نے دیکھ لیا کہ how you use different data types of variables in C. اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ what if you have a variable that you don't want to be changed. اس کے لیے we use the const keyword which makes a variable unchangeable and read only. And so ادھر یہ دیکھو, ہم نے ادھر اس کے سامنے const لکھ دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے جا کے جب my num کی ویلیو چینج کرنے کی کوشش کریں گے 15 کے بجائے اگر ہم ادھر 10 ڈال دیں اور پھر ہم اس کو پرنٹ کرنے کی کوشش کریں, ہمیں ایرر آ جائے گا. اینڈ ایرر کس پہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ ہم نے my num is equal to 10 کیوں کیا ہے جبکہ یہ const تھا. اٹس ناٹ allowed in C. یہ یاد رکھنا ہے. const ہم صرف تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایسا کوئی ویریبل ہو, ایسی کوئی ویلیو ہو جو ہم چاہ رہے ہیں چینج نہ ہو. سو فار ایگزامپل ادھر const, اچھا بائی دا وے یاد رکھنا ہے const ایک ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے, const ایک کی ورڈ ہے. یہ ہم ڈیٹا ٹائپس کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو ادھر میں const کی ورڈ یوز کر رہی ہوں with the data type. Yes, you're right, Tashifa. I hope I pronounced your name right. اچھا, so const is a keyword. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. اب I said کہ یہ تب یوز کرنا ہوتا ہے جب ہم ویریبلس چاہتے ہیں ان کی ویلیوز چینج نہ ہو. سو جیسے منٹس پر آور, اب منٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ 60 منٹس ہونے ہیں پر آور, اور یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. دس از اے فیکٹ. منتھس ان ایئر ہمیں پتہ ہے ہمیشہ 12 منتھس ہی ہوں گے ایئر میں. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پروگرام میں بعد میں کوئی کوڈ دکھ رہا ہو یا یہ ہم غلطی سے اس کو پلس مائنس کر دیں یا کوئی اور آ کے اس کو چینج کر دیں. ہم چاہتے ہیں یہ سیٹ ہی رہے. انٹ ہمیشہ منٹس پر آور ہمیشہ 60 ہی رہیں, منتھس ان ایئر ہمیشہ 12 ہی رہیں. تو ہم اس کے آگے کانسٹ لگا دیتے ہیں. دس از اے پروفیشنل پریکٹس. جب آپ کوڈنگ کرو گے, آپ چاہ رہے ہو کہ بہت زیادہ ڈیولپرز آپ کو کوڈ چھیڑ رہے ہیں, اوپر نیچے ہو رہا ہے, بہت زیادہ
ऑपरेशंस हो रहे हैं एंड यू वांट कि आप ऐसा कोई एक वेरिएबल सेट करो जो बिल्कुल चेंज ना हो, आप उसको जब डिक्लेयर करो उस वक्त आप कॉन्स्ट लिख दो उसके साथ. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट. इसमें एक बात याद रखनी है, इसका एक जो छोटा सा होता है, यू नो, द लिटिल सिंटैक्स थिंग. When you declare constant variable, उसी वक्त आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है. यू कैंट डू दिस कि आप इधर डिक्लेयर कर दो और अगली लाइन में जाके इनिशलाइज कर दो, या प्रोग्राम में कहीं और इनिशलाइज कर दो. एक ही लाइन में करना होता है. ये कॉन्स्ट का एक थोड़ा सा होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. Can we just declare the variable with keyword const? Whereas you can't do that, क्योंकि आप सिर्फ const लिखोगे तो फिर आप डाटा टाइप नहीं स्पेसिफाई करोगे, नाम नहीं स्पेसिफाई करोगे. वो तो करना होगा ना. You can't just write const 60. Is that what you are asking? ये तो इसका सिंटैक्स है ना. आपने const लिखना है, उसके बाद आपने डाटा टाइप लिखना है, उसके बाद आपने नाम लिखना है, फिर आपने उसकी कोई वैल्यू असाइन करनी है. Anush, what's meant by read only? Read only मतलब हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. We can't write it, we can't change it, we can't alter it. We can only read its value. कि ठीक है, the minutes per hour 60 लिखी हुई है, बस हमने पढ़ लिया. हम उसको, I mean, this is the simplest way I can say it. हम उसको write नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते, वो 60 ही रहेगी. Okay, this is the last topic for today, and this is important. तो अगर आप अभी तक सोए थे, आप अब जाग जाओ. This is quite important. No, I mean, with data type and const, I just want to declare the variable. Yes, लेकिन अगर आप declare कर रहे हो, like I said, आपने उसी line में साथ initialize भी करना है. This is not allowed. You can't do this. If this is what you're asking, you can't do this. आपने उधर ही साथ कोई value भी declare करनी है, initialize करनी है. अब now are you guys understanding कि declaration और initialization में क्या difference है और इनको distinguish करना क्यों important है? इधर declaration हो रही है, इधर initialization हो रही है. Const में हमने declaration और initialization एक ही line में करना होता है. Taking user input, like I said, ये बहुत important topic है. अब तक हमने printf पढ़ा है. Printf is for outputs. अब अगर हमने user input लेनी है, अगर like we want the user to input something from the keyboard, तो फिर हम scanf use करते हैं. And scanf का अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने एक लाइब्रेरी बताई थी शुरू में कि ये हम हमेशा ऊपर लिखते हैं #include stdio.h. ये मैंने बताया था ना कि ये हमेशा हमने मेन प्रोग्राम के ऊपर लिखनी है. इसमें ये जो stdio.h है ना, std means standard input output and .h means header file. ठीक है. अब इसमें input में हमने आउटपुट में हमने डिस्कस कर लिया था printf, और ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई इसका सारा सिंटैक्स. अब एक इनपुट का भी एक फंक्शन होता है, a built-in function, and that's called scanf. और जब हम इसको लिख देते हैं ना at the top of our code, तो फिर कंपाइलर को सब समझ आ जाती है कि scanf का क्या मतलब है, printf का क्या मतलब है. हमें उसको समझाना नहीं पड़ता कि scanf का मतलब है कि यूजर को इनपुट देगा कीबोर्ड से, तो फिर आपने इधर इनपुट एज एन इनपुट ट्रीट करना है. उसके पास ये हेडर फाइल लिखने से उसको सब समझ आ जाती है. अगर आप ये हेडर फाइल ना लिखो अपने कोड में और आप इसके मतलब without it you try to use scanf and printf in your code, it won't work. So C में header files are very important. Okay, let me erase this. So सबसे पहले स्टेप मैंने बता दिया, हमने stdio.h की हेडर फाइल यूज करनी है. दूसरा, जब भी हम scanf यूज करते हैं to read input, हमने इसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं. So int c enter a character. Okay, int c को by the way अभी ignore करो, don't worry about that. Enter a character. इसमें character %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं. So scanf reads the character which the user enters. फिर इसमें कॉमा आता है और फिर इसके बाद and c. And is important. अगर आपने pointers पढ़े हुए हैं तो शायद आपको इसको थोड़ा सा concept हो. And means memory address. This is called the address operator. And इसके लिए ये होता है कि you need to provide the memory address of the variable where the input should be stored. And operator इसलिए यूज होता है क्योंकि ये बताता है इस scanf को कि ये जो input आ रही है, जो user input दे रहा है, ये कहाँ जाके स्टोर होगा, उस जगह का मेमोरी एड्रेस क्या है, वो and बताता है हमें. So does that make sense? So the scanf part makes sense. If it does, send a thumbs up. हमने यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिया, एंटर अ कैरेक्टर. यूजर की स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, एंटर अ कैरेक्टर.
यूज़र एंटर करेगा %C नहीं, कोई कैरेक्टर एंटर करेगा, वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में रीड होगा %C में, और scanf puts the read value at the address of C. प्रिंट में एन एड्रेस क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रिंट में हमने देखो एंड में जो है ना, एंड में कोई न्यू इनपुट आ रही होती है, उसके लिए मेमोरी में हमने जगह एलोकेट करनी पड़ती है. उसके लिए हम एंड इसलिए यूज करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि हम कहाँ संभाल के रख रहे हैं, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है. प्रिंट एफ में ये होता है कि हमने अगर प्रिंट एफ में फॉर एग्जांपल अगर हमने 4C का डिक्लेयर कर दिया है और फिर हम प्रिंट एफ में जाके उसी को प्रिंट कर रहे हैं, इसमें इसको पता होता है, मे बी आई शुड यूज अनदर सी, इसको पता होता है कि इसने इसकी जगह बना ली है मेमोरी में, 4C की वो जगह बना चुका है. लेकिन जब scanf, जब कोई न्यू यूजर इनपुट आ रहा होता है, उसको तो नहीं पता कि इसकी जगह कहाँ बनेगी, इसकी मेमोरी का एड्रेस क्या हो रहा होगा. सो इसलिए इट पुट्स दैट रीड वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ द यूजर इनपुट. ओके, आई एम मूविंग ऑन. अब जिन लोगों ने जावा पढ़ी हुई है और सी पढ़ी हुई है, आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इसको समझना है. ये तो बहुत आसान है ना. इधर जावा में आपके पास सिस्टम डॉट आउट प्रिंट होता है, इधर आपके पास प्रिंट एफ होता है, दैट्स फाइन. इधर आपके पास ये जो पूरा होता है, इसके बजाय वी जस्ट राइट दिस सिंपल वन लाइन स्कैन एफ. हम फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देते हैं कि किस टाइप की वैल्यू आ रही है. इधर %d लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर दे रहा होगा, एंड x मतलब कि हम इसका मेमोरी एड्रेस क्या दे रहे हैं, हम इसको कहाँ जाके स्टोर करेंगे. जावा इज मोर ऑब्जेक्ट बेस्ड, इसका ज़्यादा लंबा सिंटैक्स होता है. सी इज फंक्शन बेस्ड, शॉर्टर सिंटैक्स. एंड लाइक आई सेड, जावा में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ऑप्शनल होते हैं, लेकिन इधर सी में they're almost always required. Okay, so अब अगर हम scanf को यूज़ करें, जावा में भी सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. मुझे पता है जावा में होते हैं यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, बट देर नॉट कंपल्सरी टू यूज, जैसे सी में कंपल्सरी होते हैं. मुझे ये एग्जैक्ट नहीं याद कि उसमें कौन कौन से यूज होते हैं. वैसे तो जावा में आप यू कैन गो विदाउट इट, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है. दिस वाज जस्ट टू शो यू कि हाँ जावा में भी एग्जिस्ट करते हैं. scanf को अगर हम यूज में देखें, सो ये हमने int my num का टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है. इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल. अब्दुल्ला, टू आंसर योर क्वेश्चन, अच्छा यस आई सेड इसको इग्नोर करो, ये गलत लिखा हुआ है, इग्नोर दिस. ये मैंने स्क्रीनशॉट कहीं से उठाई थी, ये गलत है, ठीक है. जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट. यस, एंड दैट्स अ वेरी गुड कैच. इसका मतलब आपको समझ आ रही है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. गुड. Format specifiers are just yes, they're just used for formatted output in Java. वैसे आपको आम यूज में नहीं चाहिए होते format specifiers in Java. Okay, इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int my num टाइप का, int टाइप का, उसका नाम हमने रखा है my num, and then we ask the user to type a number. अब यूजर की स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, हमने printf यूज किया है, तो आउटपुट यूजर की स्क्रीन पे ऐसे आ रहा है, type a number and press enter. यूजर ने कोई नंबर टाइप किया, उसने एंटर प्रेस किया, सो हियर्स द नंबर 4. उसने एंटर प्रेस किया तो फिर उसको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया योर नंबर इज 4. असल में कोड में क्या हो रहा है, प्रिंट एफ से हमने आउटपुट शो की, स्कैन एफ से हमने इनपुट ली यूजर से, एंड देन प्रिंट एफ हमने दोबारा आउटपुट शो की कि योर नंबर इज. अब इसका सिंटैक्स आप खुद अच्छी तरह से अब देख लो. इधर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, कॉमा यूज किया है, एंड मेमोरी एड्रेस यूज किया है, एंड ऑपरेटर इज फॉर मेमोरी एड्रेस. जब हमने प्रिंट करवाया है, हमने लिखा है फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा वेरिएबल नेम. ठीक है, ये याद रखना है. वेरिएबल नेम का हमें एड्रेस इधर नहीं देने की जरूरत, उसको पता चल गया कि इसका क्या एड्रेस है. लेकिन इधर क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूजर इनपुट दे रहे हैं, इसको नहीं पता इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो हम एंड यूज कर रहे हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? थम्स अप रिएक्ट कर दो इफ दैट्स क्लियर. अब्दुल्ला, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप चैट में मैसेज कर दो अभी, क्योंकि माइक्स एंड पे अनम्यूट होंगे. ओके, अब मुझे 1 मिनट दो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ लैपटॉप पे. सो आई जस्ट नीड 1 मिनट टू सेट दैट अप.
اینڈ عدنان آپ کو میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی, اپنے دوسرے اکاؤنٹ سے بھیجیے. Okay, 1 minute guys, میں اپنی بس اسکرین شیئر کر لوں. I want to show you guys this live coding میں, کیونکہ پھر زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے. بس تھوڑا سا رہ گیا, just give me 5 more minutes. Okay, آپ سب کو میری آپ سب کو میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ اوکے, اور میری آواز بھی آ رہی ہے؟ اوکے گریٹ. اچھا جی, سو یہ میں نے اس وقت کوڈ بلاکس کھولا ہوا ہے. دس از وٹ آئی واز ٹیلنگ یو گائز اباؤٹ جو آئی ڈی ای ہے, اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لو, کیونکہ اس میں آپ کے سی بھی آئے گا اور C++ بھی آ جائے گا. اینڈ اٹس ہے تو بہت پرانا, بٹ اٹس گڈ. لائک میں نے اپنی ڈاٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریدمز, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں نے اسی آئی ڈی ای پہ ہی چلائی تھی, اینڈ واز ریئلی گڈ. سو دس از اے کوڈ. اب اس میں دیکھو, یہ فائل کی ایکسٹینشن سب سے پہلے نوٹ کرو, اٹس main.c. جو بھی سی پروگرام جب بھی لکھتے ہیں اس کا سورس کوڈ ہمیشہ .c میں سیو ہوتا ہے. یہ اوپر میں نے 2 لائبریریز امپورٹ کر دی ہیں. انکلوڈ stdio.h کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اٹس فار انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ. It's for input and output. Include stdlib.h, ایک اور لائبریری ہوتی ہے. Don't worry about this, it's just for memory management. یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب int main, ہمارا مین پروگرام شروع ہو گیا ہے. اس میں جو ساری ہم نے اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ کرنی ہے اس میں ہوں گی. int my_num کے نام سے ہم نے ایک int ڈاٹا ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کر دیا ہے. انیشلائز نہیں کیا, ابھی صرف ڈکلیئر کیا ہے. پھر 4 کیریکٹر ٹائپ کا ہم نے my4 ڈکلیئر کر دیا. اب ہم پرنٹ ایف کرتے ہیں ٹائپ اے نمبر اینڈ اے کیریکٹر اینڈ پریس انٹر, اور اس کے بعد ہی ہم نے نیو لائن کیریکٹر بھی ڈالا ہوا ہے. اب نوٹس کرو, ادھر یہ پرنٹ ایف ہے, یہ آؤٹ پٹ میں یوزر کو شو ہوگا. ادھر ہم %d بھی یوز کر رہے ہیں, %c بھی لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہم نے یوزر سے ایک انٹیجر بھی لینا ہے, ایک کیریکٹر بھی لینا ہے. سو اسکین ایف کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی ان پٹ لینا ختم کب کرنا ہے. جب اس کے پاس ایک انٹیجر آ جائے گا اور ایک کیریکٹر آ جائے گا, دین اٹ ول نو کہ ٹھیک ہے یوزر کی انپٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اب آئی کین گو بیک ٹو دی نیکسٹ لائن ان دا پروگرام. مجھے نا زوم آؤٹ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ پھر اسکرول نہیں ہو رہا. سو اب اسکین ایف کو پتہ چل گیا کہ یوزر نے 2 انپٹس دے دیے, ایک انٹیجر ایک کیریکٹر ہے. اٹ گوز ٹو دا نیکسٹ لائن ان دا پروگرام. یہ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے, یور نمبر از, اٹ پرنٹس ٹو دا اسکرین, اینڈ دین یور کیریکٹر از, اٹ پرنٹس ٹو دا اسکرین. اب لیٹ می شو یو اف ادھر جو اوپر نمبر ہے نا, نمبر نہیں, جو آئیکن ہے بلڈ اینڈ رن, وی کلک دس. اور لیٹ می شیئر مائی اسکرین کہ آپ لوگوں کو ونڈو میں کیا نظر آ رہا ہوگا. اوکے, یہ آؤٹ پٹ کانسول ہے, ٹھیک ہے. دس از واٹ اٹ لکس لائک. سو اٹس آسکنگ می ٹائپ اے نمبر اینڈ اے کیریکٹر اینڈ پریس انٹر. وہی اسٹیٹمنٹ جو ہم نے پرنٹ ایف میں لکھی تھی. سو آئی ٹائپ اے نمبر 7 اینڈ آئی ایم پریسنگ انٹر. لیکن میں نے انٹر دبایا ہے, ان پٹ اس نے ابھی تک وہ میری دے رہا ہے, اس نے ابھی مجھے ایگزٹ نہیں کیا. اٹس اسٹل گیونگ می این آپشن کہ آپ اور لکھ سکتی ہو. کیوں؟ کیونکہ اسکین ایف کو جب ہم نے لکھا ہے, ہم نے اس میں ایک انٹیجر کی ریکوائرمنٹ دی ہے اور ایک کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ دی ہے. جب وہ دونوں ریکوائرمنٹس میٹ ہو جائیں گی پھر اسکین ایف ایگزٹ کرے گا. سو ٹائپ اے نمبر اینڈ اے کیریکٹر. ابھی میں نے صرف نمبر ٹائپ کیا, اب میں کوئی کیریکٹر ٹائپ کر لیتی ہوں. اینڈ ناؤ وین آئی پریس انٹر, اب مجھے اسکین ایف سے ایگزٹ کر کے اس نے اگلی لائن پہ لے کے گیا ہے جو کہ پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ تھی. پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ میں مجھے صرف اپنا نمبر پرنٹ کر کے دیا ہے اور کیریکٹر پرنٹ کر کے دیا ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اسکین ایف کو آپ جتنی آرگیومنٹس دو گے, جتنے وہ دو گے نا
पैरामीटर्स कि उसने कितने इनपुट्स देनी है, उतने जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक वो एग्जिट नहीं करेगा स्कैनएफ में से, तब तक वो यूजर इनपुट लेता जाएगा. एंड देयर इज वन लास्ट प्रोग्राम दैट आई वांट टू शो यू, वो भी इसी के टाइप का है. 1 minute, let me show you. So ये मैंने कमेंट किया हुआ है, ये भी देख लो कि ये मल्टी लाइन कमेंट हुआ हुआ है. इसका सिंटैक्स इज द सेम एज जावा, और मैं इसको ऊपर से हटा देती हूँ. अगेन आई एम गोइंग ऑन बिल्ड एंड रन, और अब मुझे जो कंसोल की आउटपुट है, लेट मी शो यू व्हाट आई एम गेटिंग. वेट, पहले आप सब लोग कोड देख लें. इसमें एक इंटीजर ए और बी, और इस दफा स्कैनएफ में हम कितने आर्गुमेंट्स ले रहे हैं? 2 डिजिट्स हम मांग रहे हैं यूजर से. जब तक यूजर 2 डिजिट्स इनपुट नहीं करेगा, वो आगे नेक्स्ट लाइन पे जो प्रिंटएफ स्टेटमेंट है उस पे नहीं जाएगा, वो इनपुट पे ही रुका रहेगा. सो लेट मी शो यू. एंटर 2 नंबर्स. अब मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया, प्रेस एंटर. अभी भी मुझे इनपुट पे उसने रोका हुआ है. अब मैं दूसरा नंबर एंटर करूंगी, एंटर. अब वो आगे जाके अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा. सो यू एंटर्ड 5 and 7. So let me stop sharing here and I will share with my main screen again. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Okay, great. I think I was muted. ठीक है. So as I was saying, ये आप लोगों को सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक. scanf, how does the scanf know कि user is done giving input? हम डिसाइड करेंगे कि हम scanf में क्या क्या लिखेंगे. scanf में अगर हम सिर्फ 1% d, एक फॉर्मेट स्पेसिफाई देंगे तो सिर्फ एक इनपुट लेगा, उस तरह से हम डिसाइड करेंगे. Okay, to end the session, we're going to do rapid fire MCQs. ये हमने कल भी किए थे. Basically इसका ये होगा कि I'll show an MCQ on the screen, और chat में हमने देखना है कि सबसे पहले कौन जवाब देगा. These are all MCQs related to today's session. I'm going to start. ठीक है, आप लोग chat में मैसेज कर दो. Okay, सबसे पहले Yes, you guys are right. सबसे पहले अल्तमश ने जवाब दिया है. The answer is C. क्योंकि C में digit से start हो रहा है. We know कि naming digit से start नहीं हो सकती. Okay, try this one. Yes, Tashifa ने सबसे पहले जवाब दिया, then Asma. Okay, yes, you guys are right. Char is used to store single characters like A. Next. Okay, इसका actually answer अल्तमश ने सही दिया है. It's going to be C.
3 इसका 3 प्रिंट होगा क्योंकि देखो हमने परसेंट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट डी का दिया हुआ है. सो जब कंपाइलर पढ़ेगा इसको सो परसेंट डी का उसको पता है कि मैंने इंटीजर लेना है. 3.5 उसको वैल्यू मिली हुई है, वो खुद ही अपने आप के तौर पे वो खुद ही इसको टाइप कास्ट कर देगा इनटू एन इंटीजर. एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है जो मैंने आप लोगों को बताई थी. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कि हम ब्रैकेट के साथ करते हैं, राइट? जैसे हमने पैरेंथेसिस फ्लोट लिखा था, आगे इंट ए लिखा था. कुछ केसेस में हम एक्सप्लिसिट नहीं करते, कुछ केसेस में कंपाइलर को खुद ही समझ आ जाती है कि हमें इधर कास्टिंग करनी है, तो कंपाइलर ऑन इट्स ओन टेक्स 3.5, उसको पता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर तो उधर इंटीजर का दिया हुआ है, तो ऑन इट्स ओन वो उसको एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है जो कि 3 है इस केस में. ओके, ट्राई दिस वन. ये थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है. यस, इट्स बी, 4 बाइट्स. फ्लोट 4 बाइट्स का होता है और फिर उसके बाद जो डबल होता है वो 8 बाइट्स का होता है. गुड, यू गाइस गॉट इट. ठीक है, ट्राई दिस वन. यस, अस्मा ने सबसे पहले मैसेज किया है एंड देन सफीर. यस, ए ऑप्शन, ये काफी इजी था वैसे. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन. सॉरी, ये वाला. ओके, ये वैसे मुझे नहीं देना चाहिए था क्योंकि मैंने अभी तक करवाया नहीं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एरर. इसमें जब कंपाइलर को समझ नहीं आती कि उसने क्या करना है तो ऑन इट्स ओन इट स्टार्ट्स डूइंग थिंग्स. इधर आई डिडंट टीच दिस, लेकिन आप लोग समझ लो. int x is equal to 5 हमने कर दिया, ठीक है. अब इधर इट्स चेकिंग इज x, जब दो इक्वल साइन यूज होते हैं दिस इज एन ऑपरेटर दैट मींस इज इट द सेम एज, इज इट इक्वल टू. इधर ये पूछ रहा है इज x द सेम एज 5, इज x इक्वल टू 5, तो नो इट्स नॉट. तो इसमें 1 या 0 देता है जवाब बूलियन आउटपुट्स में, लाइक ट्रू और फॉल्स. सो इधर क्योंकि फॉल्स आउटपुट करेगा इट विल प्रिंट 0, सॉरी 1, इट विल प्रिंट 1. आंसर 1 है. ये मुझे नहीं देना चाहिए था क्योंकि मैंने सिखाया नहीं आज. दिस इज मोर ऑफ टुमारोज टॉपिक. जस्ट इसका आंसर 1 है, ठीक है. नेक्स्ट. यस अस्मा, मेरी सही तक के मुताबिक तक एरर ही आएगा, बट दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट. ये बुलियन में जो हम कल पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा. ओके, इसका जवाब सबसे पहले अब्दुल्ला ने दिया, देन अस्मा. अस्मा's on a roll. अस्मा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का सबसे पहले दे रही है जवाब. अब्दुल्ला टू. ओके, यस, इसका आंसर सी ही आएगा. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन. आई थिंक ये सेकंड लास्ट है. Yes, the answer is B. The and symbol, like I said, it gives the address of variable x. और ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि ये आगे जाके pointers जब हम पढ़ेंगे तब ये concept use होगा. The and operator, I think इसको ampersand कहते हैं. जो भी है मैं इसको and बोलती हूँ. The and symbol means memory address. ठीक है. Try this one. Okay, इस पे थोड़े से मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं. इस पे बेसिकली द आंसर इज
सी गार्बेज या फ्लोट वैल्यू, ये मेजॉरिटी लोगों ने गलत किया है. इसमें बेसिकली देखो हमने a and b are both integers, so a divided by b does integer division, right? Integer divided by integer results in integer. जब हम a divided by b करेंगे 5 divided by 2 करेंगे हमारा रिजल्ट 2 आएगा, 2.5 नहीं आएगा. लेकिन जब हम प्रिंट करवा रहे हैं हम इधर परसेंट f का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं. इधर अब एक मिसमैच आ रहा है क्योंकि हम स्पेसिफायर फ्लोट का यूज कर रहे हैं और जो हम a डिवाइडेड बाय b का आंसर भेज रहे हैं वो एक्चुअली इंटीजर है. सो बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच इट कॉजेज एन अनडिफाइंड और गार्बेज आउटपुट लाइक 000. ये थोड़ा सा मुश्किल था बट दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको ये आना चाहिए था. This is the second last question. इसको try करें. This is super easy guys. इसको जल्दी जल्दी करें सब. Yes, इसमें हमें पहले उसका आंसर को भी फ्लोट में करना पड़ेगा. अगर हम फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं तो हमें साथ फ्लोट यूज करना पड़ेगा. Yes guys, this is right. A. Okay, last question. Yes, the answer is B. इधर हमने int a is equal to 5 डिक्लेयर किया है, फिर हमने एक कांस्टेंट इंटीजर बनाया है b जिसमें हमने a की वैल्यू डाल दी है. मतलब कांस्टेंट इंटीजर b इस वक्त इज इक्वल टू 5. ये कांस्टेंट इंटीजर इसकी a की वैल्यू हमने b में डाल दी है. सो नाउ कांस्ट इंट मेमोरी में इस वक्त b इज इक्वल टू 5 और हमें पता है कि जब भी कांस्ट यूज होता है इट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. तो इधर अब अगली लाइन में जब b इज इक्वल टू 10 करने की कोशिश करते हैं इट थ्रोज ए कंपाइलेशन एरर. जैसे हमने ट्राई करके भी देखा था b इज कांस्टेंट, इट कैंट बी चेंज्ड. ओके, दैट इज ऑल. अब जिन लोगों ने जाना है वो जा सकते हैं क्योंकि अब हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे. बाय द वे आज हमने वेरिएबल्स कवर कर लिए हैं, डाटा टाइप्स, कांस्टेंट्स, टेकिंग यूजर इनपुट्स. ये हम कल कवर करेंगे दिस चंक राइट हियर और ये काफ़ी बड़ा चंक है सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अटेंड टुमारोज क्लास. हमारे फ्राइडे सैटरडे संडे सेशंस होते हैं एंड देन ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीकेंड कवर करेंगे. सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज का मैंने पिछले सेशन में बता दिया था. this textbook, C Programming Absolute Beginner's Guide, जो freely available इसका PDF होता है online, and then there's w3schools.com, and that's it. अगर आप क्वेश्चन नहीं आप लीव कर सकते हो.